नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी टूटे पंख। मनाली में एक महा स्वास्थ्य लाभ करने के बाद रमाकांत दिल्ली लौटे थे। अगले दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उनके मन को गहरी चोट लगी थी। उनकी पत्नी शारदा उनके लिए सुबह की चाय बनाकर लाई। उन्होंने पहला घूंट भरा तो पाया कि चाय लगभग फीकी थी। शारदा, तुम चाय में चीनी डालना भूल गई हो। रमाकांत की आवाज़ में शिकायत के भाव थे। मैंने जानबूझकर चीनी कम डाली है। शुगर के मरीज को चाय फीकी ही पीनी चाहिए, शारदा ने तीखे लहजे में जवाब दिया। लेकिन फीकी चाय मैं पी नहीं सकता, रमाकांत बोले। आदत डालने से आपसे खूब पी जाएगी ऐसी चाय, शारदा ने कहा। मुझे नहीं डालनी ऐसी आदत। जाओ चीनी लेकर आओ। रमाकांत नाराज हो उठे। मैं तुम्हारी सुनूं या डॉक्टर का आदेश मानूं? शारदा भी गुस्से से भर उठी। तुम चीनी नहीं लाओगी तो मैं यह चाय नहीं पीऊंगा। रमाकांत ने प्याला साइड टेबल पर झटके से रख दिया। वह तुम्हारी मर्जी है, पर मैं गलत काम में तुम्हारी भागीदार नहीं बनूंगी, कहकर शारदा पैर पटकती उनके कक्ष से बाहर निकल गई। अपने साथ शारदा की बातें करने का ऐसा नया अंदाज रमाकांत को बहुत बुरा लगा। उनकी पत्नी की पहले कभी ऊंचे स्वर में उनसे टेढ़ा बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उनका मूड पूरी तरह से बिगड़ गया। चाय रखे रखे ठंडी हो गई। शारदा देखने भी नहीं आई थी कि उन्होंने चाय पी ली थी या नहीं। पत्नी के ऐसे रूखे व्यवहार से रमाकांत दुखी भी हुए थे और हैरान भी। तकरीबन 9 बजे उनका इकलौता बेटा राजीव उनसे मिलने कमरे में आया। पापा, इन कागजों पर जहाँ जहाँ क्रॉस के निशान लगे हैं वहाँ वहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। रमाकांत के हाथ में पेन पकड़ाने के बाद राजीव ने कुछ कागज उनके सामने रखे। तो यह बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका आखिरकार हमें मिल ही गया है। कागजों पर एक सरसरी निगाह डालकर रमाकांत ने टिप्पणी की। इस ठेके को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ी है। राजीव के स्वर में अपनी प्रशंसा खुद करने के भाव स्पष्ट थे। वह क्यों? रमाकांत के माथे पर बल पड़े। कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है आजकल पापा, राजीव ने कहा। कितने में मिला है ठेका? क्या हमें अपना मुनाफा बहुत कम करना पड़ा है? रमाकांत ने पूछा। हाँ पापा, इस ठेके को पाना हमारे लिए जरूरी था, नहीं तो मार्केट में हमारी कंपनी की साख और नाम को चोट पहुंचती, राजीव ने कहा। मैं लंच के बाद ऑफिस आऊँगा, तब मुझे इस ठेके का ब्यौरा बताना, कहकर रमाकांत कागजों पर हस्ताक्षर करने लगे। आप ऑफिस आकर क्या करोगे? डॉक्टर ने आपको ऑफिस के तनाव से दूर रहकर आराम करने के लिए कहा है पापा। राजीव का स्वर एकदम से उखड़ा हुआ सा हो गया। मैं जानना चाहूँगा कि इस ठेके को पाने, रमाकांत बोले तो राजीव उनकी बात काटते हुए बोला। ऑफिस के इन चक्रों में फंसकर अपने दिमाग और स्वास्थ्य पर अब और जोर मत डालिए पापा। हस्ताक्षर करे कागज रमाकांत के सामने से उठाकर राजीव उनसे रूखे स्वर में बोला। आपने मुझे ट्रेन कर दिया है, अब मुझे अपने हिसाब से काम करने दीजिए। अब आप आराम कीजिए। हाँ, वक्त से दवा लेना मत भूलना। मैं चलता हूँ। बीमारी के कारण रमाकांत को ऑफिस गए 2 महीने हो चुके थे। पहले राजीव उनके आदेश के बिना कोई कदम नहीं उठाता था। आज उनका बेटा उन्हें यह एहसास करा गया था मानो रमाकांत द्वारा बनाई गई कंपनी में अब उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। नहाने धोने के बाद रमाकांत अपने कमरे से बाहर आए तो उनके कानों में टेलीविज़न चलने की ऊंची आवाज़ें पहुंची। साथ साथ उनके 9 वर्ष के पोते राहुल के हंसने का स्वर भी उन्हें सुनाई पड़ा। ये आवाज़ें उनके बहू बेटे के कमरे से आ रही थीं। राहुल, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? अपने बेटे के शयन कक्ष में पहुंचकर रमाकांत ने गुस्से से पूछा। राहुल अपनी माँ संगीता के पास बैठा टेलीविज़न पर कोई कार्टून फिल्म देख रहा था। रमाकांत की कड़कती आवाज़ सुनकर वे चौंक उठे। राहुल घबरा उठा, जबकि संगीता के चेहरे पर वैसा कोई भाव पैदा नहीं हुआ। हमें इसका माथा गर्म लगा था, इसीलिए इसे स्कूल नहीं भेजा, संगीता ने नाखुश से अंदाज में जवाब दिया। मुझे तो यह भला चंगा नजर आ रहा है बहू, रमाकांत ने अपने पोते को घूरा। टेलीविज़न देखने के बजाय तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? पिछली कक्षा में तुम मुश्किल से पास हुए थे, इस बार क्या फेल ही होने का इरादा है? राहुल ने खामोश हो अपनी गर्दन झुका ली। तभी रमाकांत का ध्यान टेलीविज़न की तरफ गया। बहू, टेलीविज़न पर कार्टून चैनल कैसे आ रहा है? माथे पर नाराजगी के बल डालकर उन्होंने संगीता की तरफ देखा। पिछले महीने केबल टीवी का कनेक्शन लगवा लिया है, कहती संगीता कुछ परेशान नजर आने लगी। राहुल पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, इस बात को ध्यान में रखकर मैंने केबल कनेक्शन कटवा दिया था। मेरे आदेश की खिलाफत करके केबल कनेक्शन दोबारा क्यों लिया गया है? रमाकांत ने नाराज होकर पूछा। पिताजी, मेरे अकेले के कहने से नहीं बल्कि सबकी हाँ से केबल कनेक्शन लगवाया गया है, संगीता चिढ़ उठी थी। और अगर राहुल फेल हो गया तो वह किसकी जिम्मेदारी होगी? रमाकांत भड़क उठे। इसकी ट्यूशन लगवा दी है, संगीता बोली।
बहुत खूब, चौथी क्लास के बच्चे को ट्यूशन, वाह, रमाकांत ने व्यंग्य किया। इस घर में सब पढ़े लिखे हैं, केवल टीवी देखने की तुम सबको फुर्सत है, पर बच्चे को पढ़ाने का किसी के पास समय नहीं। किसका विचार था ट्यूशन लगवाने का? रमाकांत भड़क उठे। इनका। संगीता का इशारा पति का जीभ की तरफ था। इससे तो मैं रात को बात करूंगा, फिलहाल मैं केबल कनेक्शन का तार निकाल रहा हूँ। खबरदार जो किसी ने उसे दोबारा लगाया। तुम सबके शौक के कारण राहुल का भविष्य नहीं खराब होने दिया जाएगा, कहकर रमाकांत टेलीविजन की तरफ बढ़े। तभी संगीता ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। अपनी बहू के इस दुस्साहस पर रमाकांत ऐसे हैरान हुए कि उनके मुंह से एक शब्द भी न फूटा। पिताजी, कुछ भी करने से पहले आप अपने बेटे से बात कर लीजिए। वैसे आप राहुल के भविष्य की चिंता ना करें और हमें भी अपने ढंग से जीने दें। केबल कनेक्शन का तार निकालना होगा तो राहुल के डैडी निकालेंगे। ऐसा कहकर संगीता का यूं तनकर उनके सामने खड़ा हो जाना रमाकांत के लिए एकदम अप्रत्याशित था। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने केबल कनेक्शन का तार निकालने की इस वक्त कोशिश की तो संगीता उनका हाथ पकड़ लेगी। लिहाजा खुद को बेहद अपमानित महसूस करते हुए रमाकांत एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना कमरे से निकलकर अपने शयन कक्ष में लौट आए। करीब 2 महीने पहले रमाकांत को खांसी जुकाम बिगड़कर निमोनिया में बदल गया था। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहाँ डॉक्टरों ने पाया कि उनका शुगर व रक्तचाप का स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ था। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें महीना भर अस्पताल में रहना पड़ा। बीमारी से आई कमजोरी दूर करने के लिए वे मनाली हिल स्टेशन पर रहने चले गए। वहाँ 1 महीने तक स्वास्थ्य लाभ करने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्हें अपने घर के लोगों के बदले तेवरों का सामना करना पड़ रहा था। पत्नी, बेटा और बहू सदा ही उनकी आज्ञा का पालन व उनका मान सम्मान करते आए थे। घर आने के 24 घंटे के भीतर ही अब उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो उन तीनों ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने का निर्णय ले लिया था। एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी की इमारत बड़ी मेहनत से खड़ी की थी। अपने परिवार के किसी सदस्य का न कभी जानबूझकर मन दुखाया था और न ही उन्हें किसी सुख सुविधा की कमी होने दी थी। वे स्वयं को अभी भी घर का मुखिया समझ रहे थे, लेकिन उनके परिवारजनों का रुख साफ तौर पर बदल चुका था। अपने परिवार के सदस्यों से जो मान सम्मान उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलता रहा था, वह अचानक क्यों नहीं मिल रहा है? इस सवाल पर सारी दोपहर माथापच्ची करने के बाद भी वे इसका कोई जवाब नहीं निकाल पाए थे। अपने मन की उदासी से मुक्ति पाने के लिए वे शाम को पार्क में घूमने चले गए। पार्क में रमाकांत की मुलाकात अपने मित्र रामगोपाल से हुई, जो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। रमाकांत उनकी सूझबूझ व समझदारी की बहुत कद्र करते थे। अपने दोस्त का मार्गदर्शन पाने के उद्देश्य से रमाकांत ने अपने मन की व्यथा रामगोपाल से कह दी। उनकी समस्या पर कुछ देर खामोश रहकर रामगोपाल काफ़ी सोच विचार कर अपनी बात कहने को तैयार हुए। तुम कितने दिन घर व ऑफिस से दूर रहे हो रमाकांत? रामगोपाल ने गंभीर लहजे में पूछा। करीब 2 महीने बाद कल रात मैं अपने घर लौटा था, रमाकांत ने जवाब दिया। 2 महीने पहले तक सब तुम्हारी बात आदरपूर्वक मानते थे? बिल्कुल, रमाकांत बोले। और आज कोई तुम्हारे हिसाब से चलने को तैयार नहीं? रामगोपाल ने पूछा। हाँ दोस्त, अचानक ही मैं सबकी नज़रों में फालतू और बेकार का व्यक्ति बनकर रह गया हूँ। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि एकाएक ही सबका व्यवहार मेरे साथ इतना रूखा और ख़राब क्यों हो गया है। कहते हुए रमाकांत बहुत परेशान नजर आने लगी। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या घटा है। रमाकांत, देखो, अस्पताल जाने तक तुम घर के मुखिया थे। तुम्हारे अस्पताल में भर्ती होने पर मुखिया वाली जगह खाली हो गई। घर में पावर वैक्यूम पैदा हुआ और इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे घर के हर सदस्य ने अपनी अपनी ताकत बढ़ा ली। अब अगर तुम फिर से उन सब पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करोगे तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। रामगोपाल ने अपना मत प्रकट किया। तब क्या मैं अब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं, गूंगा बहरा बन जाऊं? पत्नी, बेटे, बहू के हाथों अपमानित होना स्वीकार कर लूं? रमाकांत दुखी और क्रोधित नजर आ रहे थे। सत्ता का स्वाद एक बार चख लेने के बाद कोई भी व्यक्ति उससे दूर रहना नहीं चाहता। रमाकांत, इत्तेफाक से जो आज़ादी उनके हाथ लगी है उसे उन तीनों में से कोई भी बिना लड़े झगड़े खोना नहीं चाहेगा। रामगोपाल बोले। उनसे उलझने का ख्याल ही मुझे अपमानजनक लगता है रामगोपाल। मुझे इज्जत देना, मेरा कहा मानना उन तीनों का कर्तव्य है, रमाकांत ने कहा। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अब क्या करोगे तुम? रामगोपाल ने पूछा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रमाकांत ने कहा। क्या तुम आज खुद को थका हारा और बूढ़ा महसूस करते हो? रामगोपाल ने रमाकांत की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
रमाकांत ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। भविष्य में अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते हो? रामगोपाल ने कहा। बिल्कुल, रमाकांत बोले। तब नए सिरे से संघर्ष शुरू करो। तुम्हारे पास अब तक के सफल जीवन का लंबा अनुभव है, व्यवसायिक सूझबूझ है। वे तीनों समझते हैं कि तुम्हारे पंख बेकार हो गए हैं। तुम उन्हें फिर से ऊंची उड़ान भरकर दिखा दो। तुम्हारी ऊंचाई देखकर वे अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे, तुम्हारी इज्जत करने को मजबूर हो जाएंगे। कहते हुए रामगोपाल का चेहरा आंतरिक उत्तेजना के कारण लाल हो उठा था। घर के बड़ों को छोटों से इज्जत पाने के लिए कुछ कर दिखाना जरूरी है क्या रामगोपाल? क्या आपसी प्रेम का संबंध इसके लिए काफ़ी नहीं है? रमाकांत ने उदास लहजे में पूछा। मेरे दोस्त, समय बदल गया है। आज वस्तुओं की तरह व्यक्तियों को उपयोगी होना भी आवश्यक है, तभी उनकी पूछ बनी रहती है। प्रेम और श्रद्धा की बातें आज के इंसान की समझ में नहीं आती, रामगोपाल ने समझाते हुए कहा। रामगोपाल की बात समाप्त होने के बाद वे दोनों दोस्त देर तक खामोश बैठे रहे। उनके चेहरों पर आई गंभीरता उनके मन में चल रही उथल पुथल की सूचना दे रही थी। मुझे बदलना होगा रामगोपाल, उन्हें मुझे मेरा आत्मसम्मान वापस लौटाना ही होगा। कुछ देर बाद ऐसा कहते हुए रमाकांत की आंखों में उभरी मजबूत संकल्प की चमक देखते ही बनती थी। रमाकांत अगले दिन सुबह से ही एक अजीब जुनूनी अवस्था का शिकार हुए नजर आने लगे थे। सुबह जल्दी नहाकर वे बाहर जाने को 8 बजे तक तैयार हो गए थे। उनके आदेश पर उनके पुराने ड्राइवर ने कार गैरेज से बाहर निकाल ली थी। आप कहाँ जा रहे हो? शारदा ने उन्हें तैयार होते देखकर पूछा। कुछ काम से जा रहा हूँ, रमाकांत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। आपको आराम करना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मैं ठीक हूँ। अपने पति के चेहरे पर छाई गंभीरता को देखकर शारदा से और कुछ कहते नहीं बना। वे अपनी दवाइयाँ साथ लेकर गए थे। लंच के समय भी उनका लौटना नहीं हुआ और न ही दिन में उनका कोई फ़ोन आया। रात 8 बजे के करीब वे घर लौटे। तब तक घर वालों को उनकी चिंता होने लगी थी। रमाकांत दिन भर कहाँ रहे और क्या करते रहे, ये बातें उनके घर वालों के लिए रहस्य बनी रहीं, क्योंकि पूछने पर भी रमाकांत ने उन्हें अपनी दिन भर की गतिविधियों के बारे में कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनका रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाना व देर रात को घर लौटना करीब 10 दिन तक चला। तब कहीं जाकर राजीव को किसी परिचित से पता चला कि वे किस काम में उलझे रहे थे। उसे पता चला कि रमाकांत प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। उन्होंने पप्पन कला में अपना ऑफिस भी खोल लिया है। यह खबर मिलने के बाद रात को शारदा, राजीव, संगीता ने इस सिलसिले में रमाकांत से पूछताछ करने की कोशिश की, पर वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। मैं खुद को व्यस्त रखना चाहता हूँ। कभी बिल्डर था, अब प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ। देखूँ मुझ जैसे बीमार आदमी से नया काम कैसे चल पाता है। इतना कहकर रमाकांत उन लोगों के पास से उठे और अपने कमरे में चले गए। रोज सुबह रमाकांत 8 बजे तक घर से निकल जाते और रात को 8-9 बजे के बाद उनकी वापसी होती। अपने कमरे में घुसकर वे न जाने किस किस को फ़ोन करते रहते। उनकी पत्नी और बेटे बहू जल्दी ही समझ गए कि रमाकांत उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। रमाकांत अपनी नई जिंदगी से जुड़ी बातों में उन तीनों को हिस्सेदार नहीं बना रहे थे। उनकी पीठ पीछे वे तीनों उनकी आलोचना करते रहते थे। हमदर्द बनने की आड़ लेकर उनकी गतिविधियों व दिनचर्या की मुखालफत करते। रमाकांत तो मानो इन तीनों की उपस्थिति को भूल गए थे। उन पर हर वक्त अपने नए काम में सफल होने की धुन सवार रहती। वे पपन कला के नक्शे का दिन में कई बार अध्ययन करते। जिस डायरी व रजिस्टर में संभावित सौदों का रिकॉर्ड रखते, उनमें घंटों उलझे रहते। काम में ऐसा डूबते कि खाना पीना भी उनका मशीनी अंदाज में होने लगा। एक अजीब सा उन्माद दिन रात उनके दिलो दिमाग पर छाया रहने लगा। इंसान दिल लगाकर मेहनत करे तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। धीरे धीरे रमाकांत का काम जमने लगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के सौदे कराने में वे सफल होने लगे। उनकी जान पहचान का दायरा तो पहले से ही बड़ा था, क्योंकि वे बिल्डर रहे थे। दूसरे बिल्डरों से उनकी अच्छी जान पहचान थी, लिहाजा अपने बनाए ऑफिस, दुकानों व फ्लैटों को बिकवाने में वे बिल्डर रमाकांत की सहायता लेने लगे। इमारतें बनाने में लगे सामान की गुणवत्ता की जानकारी उन्हें पहले से थी। उनकी यह जानकारी आम ग्राहक को बहुत प्रभावित करती। ग्राहक का हित वे सदा ध्यान में रखते। इस कारण ग्राहक उनके ऊपर जल्दी भरोसा कर लेते। साल भर बीतते बीतते वे अपने इलाके के सफल प्रॉपर्टी डीलर बनने में कामयाब हो गए थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से रमाकांत के अच्छे व्यावसायिक संबंध उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए थे। उनको शोरूम व ऑफिस दिलाने में उन्हें दूसरे साल में लाखों का फायदा हुआ था। ऐसी कंपनियों के उच्चाधिकारियों को प्रभावित करके रमाकांत ने
प्रॉपर्टी डीलरों के बीच अपनी धाक जमा ली थी। रमाकांत की इस सफलता ने उनके अपनों के नजरियों में बदलाव ला दिया। आरंभ में शारदा, राजीव और संगीता उनसे खिंचे खिंचे रहते थे। पहले रमाकांत उन्हें दबाने डराने की कोशिश करते तो वे रमाकांत का तगड़ा विरोध करते, लेकिन रमाकांत उनसे उलझे ही नहीं। अपनी नाराजगी व दिल पर लगी चोट को उन्होंने कभी उनके सामने शब्दों से प्रकट नहीं किया। घर में खामोश बने रहकर वे अपने नए काम की जड़ें मजबूत करने में खोकर रह गए थे। रमाकांत की सफलता की खबरें राजीव के माध्यम से शारदा और संगीता तक पहुंचने लगी। रमाकांत ने अपनी पुरानी कार बदलकर महंगी कार ले ली थी। फिर पूरी कोठी की मरम्मत व रंग रोगन उन्होंने अपने खर्चे से कराया। राजीव से एक पैसे की सहायता उन्होंने कभी नहीं मांगी। इन सब बातों से उन तीनों को यह अंदाजा लगाने में कठिनाई नहीं हुई कि रमाकांत अपने नए काम से तगड़ी कमाई कर रहे थे। इसी कारण उन तीनों को व्यवहार में बदलाव आना शुरू हुआ था। उनकी नज़रों से उपेक्षा व नाराजगी के भाव गायब होने लगे। रमाकांत को घर में देखकर वे सभी संभल जाते, उनके हर काम को तत्परता व दिलचस्पी दिखाते हुए करते। रमाकांत की खामोशी से रुकावट आती थी, नहीं तो वे तीनों उनसे खूब बातें करके उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश जरूर करते। रमाकांत के अस्पताल में भर्ती होने की बात को अब करीब 2 साल होने को आए थे, जब एक दिन राजीव सुबह सुबह रमाकांत से मिलने उनके शयन कक्ष में पहली बार आया। पापा, जो बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है उसकी दुकानें बिक नहीं रही हैं। राजीव परेशान नजर आ रहा था। यह बात मुझे क्यों बता रहे हो? रमाकांत ने सपाट स्वर में कहा। दुकानें न बिक पाने के कारण हमारी बड़ी पेमेंट फंस गई है। मालिक लोग दुकानें बेचे बिना हमारा पैसा नहीं लौटा पाएंगे। राजीव बोला। तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? रमाकांत ने फिर वही सवाल दोहराया। पापा, आप उनकी दुकानें बिकवाने में दिलचस्पी लीजिए। अगर उनकी दुकानें जल्दी नहीं बिकी तो हमारी कंपनी बड़ी आर्थिक कठिनाइयों में फंस जाएगी। राजीव की आंखों में चिंता के भाव जागे। पुरानी कंपनी को हमारी कंपनी मत कहो राजीव, उसकी जिम्मेदारी से तुम मुझे मुक्त कर चुके हो। रही बातें दुकानें बिकवाने की, तो मैं कमीशन लेकर खरीदने बेचने का काम करता ही हूँ। मालिकों से कहो कि वे मुझसे इस सिलसिले में मिल लें। रमाकांत ने कहा। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। एकाएक राजीव भावुक हो उठा। क्यों मांग रहे हो माफ़ी? पापा, मैं अकेला कंपनी नहीं चला सकता। मेरी काबिलियत इतनी नहीं है। आपके अनुभव व मार्गदर्शन के अभाव में मैंने पिछले 2 सालों में कई गलत निर्णय लिए हैं। आपको कंपनी के कामकाज को फिर से देखना शुरू करना पड़ेगा। राजीव ने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा। मेरे पास खाली वक्त कहाँ है राजीव, मैं अपने काम में। रमाकांत की बात को काटते हुए राजीव बोला। मैं कुछ नहीं सुनूंगा पापा, आपकी कुर्सी मैंने खाली कर दी है। आज से आपको कंपनी के ऑफिस में जरूर आना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजीव ने रमाकांत के पैर पकड़ लिए। हाँ कह दीजिए और इसे और हम सबको माफ़, कहती शारदा चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। छोटों से गलतियां हो जाती हैं, बड़ों को उन्हें माफ़ करके अपना बड़प्पन कायम रखना चाहिए। शारदा की आंखों में आंसू झलक रहे थे। पत्नी व बेटे के भावुक चेहरे देखकर रमाकांत को अपने गले में भी कुछ अटकता सा महसूस हुआ। उन्होंने झुककर राजीव के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं कुछ देर को ऑफिस आऊँगा बेटे, देखो जो हिम्मत से काम लेते हैं उनके बिगड़े काम सुधरने लगते हैं। राजीव के सिर पर हाथ रखकर रमाकांत ने उसे प्यार से समझाया। तभी संगीता व रोहित कमरे में आए। दोनों ने रमाकांत के पैर छुए और फिर सहमे से एक तरफ खड़े हो गए। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है रोहित? कहकर रमाकांत ने अपने पोते को पास आने का इशारा किया। अच्छी चल रही है दादाजी, अब माँ मुझे रोज़ पढ़ाने लगी हैं। माँ ने केबल टीवी का कनेक्शन भी कटवा दिया है। मैं आपको अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा, रोहित ने कहा तो उसकी बातें सुनकर रमाकांत ने उसे गले से लगा लिया। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? शारदा का यह सवाल सुनकर रमाकांत अनायास ही मुस्कुरा उठे। एक पल में उनकी सारी नाराजगी व मन की कड़वाहट जाती रही। अपना मान सम्मान फिर से पा लेने में वे पूरी तरह सफल हो गए थे। अब उन्हें कोई तनाव या शिकायत नहीं थी। उनके परिवारजनों ने उन्हें फिर से स्वेच्छा से घर का मुखिया मान लिया था। उन सबकी आंखों में वे अपने प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव साफ पढ़ सकते थे। अपनों से घिरे हुए रमाकांत इस क्षण में खुद को बहुत शांत, सुखी व संतुष्ट महसूस करने लगे। आज शाम घर में दावत होगी, जिसे जो चाहिए उसे वह उपहार मेरी तरफ से मिलेगा। हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। रमाकांत को ऐसा कहते सुनकर सभी के चेहरे खुशी व राहत के कारण फूल की तरह खिल उठे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।